नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। आज हम कौमों के तारुफ और तारीख़ के सिलसिला में बर्र-ए-सग़ीर की एक कदीम और नामवर कौम सुलहरिया कौम की तारीख़, तारुफ और शजरा नसब आपके सामने पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, सुलहरिया कौम असलन राजपूतों के 36 हुक्मरान ख़ानदानों में से एक है। इस ख़ानदान ने तकरीबन 1000 साल तक बर्र-ए-सग़ीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हुकूमत की। सुलहरिया कौम का ताल्लुक़ चंदरबंसी राजपूत सिलसिला से है। इस कौम को पाकिस्तान में सुलहरिया और सुलहरी कहा जाता है, जबकि भारत में सालारिया के नाम से पुकारा जाता है। इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ताल्लुक़ इस्लाम, सिखिज़म और हिंदू मत से है। सुलहरिया कौम की हुकूमत पंजाब के बेशतर इलाक़ों पर थी। उस ज़माने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मौजूद पंजाब इकट्ठे हुआ करते थे। सुलहरिया हुकूमत का दारुल खुलाफा लाहौर था और उनकी कसीर आबादियाँ सियालकोट, नारोवाल और भारतीय शहर गुरदासपुर में आबाद थीं। सुलहरिया कौम की इब्तिदा के बारे में कोई मुसद्दक़ा ज़माना तारीख़ में दस्तयाब नहीं, मगर चंद रिवायात के मुताबिक इस कौम के आसार 700 कबल मसीह से मौजूद हैं। सुलहरिया कौम के जद्द अमजद राजा केदार का जिक्र तकरीबन 300 कबल मसीह में मिलता है। 243 कबल मसीह में ईरान के इलाके तुरान के हाकिम अफरासियाब ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, तो राजा केदार के बेटे राजा संगल ने उसके खिलाफ मुज़ाहमत की और उसका भरपूर मुकाबला किया। 321 कबल मसीह में राजा संगम की औलाद से एक सपूत चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर आज़म के गवर्नर नील्यूकस को शिकस्त दी। चंद्रगुप्त ने यूनानियों के खिलाफ महाज खोल दिया और बिल आखिर उन्हें हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर दिया। चंद्रगुप्त ने नील्यूकस की बेटी हलीना से शादी कर ली। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। राजा चंद्रगुप्त मौर्य का ताल्लुक भी सुलहरिया ख़ानदान से था। उसकी औलाद में राजा सैगल हो गुजरा है। एक रिवायत के मुताबिक राजा सैगल से ही सुलहरिया कौम के नाम का आगाज़ हुआ। इब्तदाई ज़माने में सुलहरिया कौम का नाम तो मौजूद न था, मगर उसके असलाफ की शानदार तारीख़ मौजूद थी। सन 1001 में सुल्तान महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो राजा जयपाल ने सख्त मुज़ाहमत की। सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत के दारुल खिलाफा गजनी पर उसने कई बार हमला किया। दरिया सिंध के किनारे महमूद गजनवी और राजा जयपाल के दरमियान जंग हुई और राजा जयपाल को शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बोझ की वजह से 27 नवंबर सन 1001 को राजा जयपाल ने एक चिता जलाई और उसमें कूद मरा। उसके बाद उसका बेटा अनंतपाल हुक्मरान बना। अनंतपाल की महमूद गजनवी के साथ बहुत सी जंगें हुईं। सन 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अनंतपाल पर हमला कर दिया। उसे शिकस्त हो जाती है और वो महमूद गजनवी की अताअत कबूल कर लेता है। इस तरह इस ख़ानदान की हुक्मरानी ख़त्म हो जाती है। अनंतपाल के बाद उसका बेटा लोचनपाल भी महमूद गजनवी के साथ लड़ता रहा, मगर कामयाबी हासिल नहीं कर सका। 13वीं सदी के आगाज़ पर जब हिंदुस्तान पर सुल्तान फ़िरोज़ शाह की हुकूमत थी, उस ज़माने में सियालकोट के बानी राजा सिल का बेटा राजा सकत मीर उसकी फ़ौज का सरबराह बन गया। उसी ज़माने में शेखा खोखर पंजाब में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। उसने पंजाब में तबाही फैला रखी थी। सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने शेखा खोखर की सरकोबी के लिए सकत मीर को भेजा, जिसने शेखा खोखर को शिकस्त दी और पंजाब में अमन कायम कर दिया। उसने सिल मीर के शहर को अपने बाप राजा सिल आर मारूफ सुलहरिया के नाम पर आबाद किया और पंजाब के बहुत से इलाकों को फतह कर लिया। 15वीं सदी में बहलोल लोदी के ज़माने में सकत मीर की औलाद में से राजा सैनपाल पंजाब में हाकिम था।
اس کے والد کا نام راجہ پریتی پال تھا۔ راجہ سین پال نے حضرت عبدالجلیل چوہر بندگی لاہوری کی تعلیمات سے متاثر ہو کر خاندان سمیت اسلام قبول کر لیا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی راجہ جیت پال ہندو مذہب پر قائم رہا اور اس کی اولادوں نے بعد میں سکھ مذہب اختیار کر لیا۔ سلیریہ قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے نام کے ساتھ اعزازی القابات جیسے راجہ، رانا، ٹھاکر اور چودھری وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ منشی عاشق علی ناطق کی کتاب نجم التواریخ کے مطابق سلیریہ قوم کے جن راجاؤں نے ہندوستان میں حکومت کی ان میں راجہ کیدار، راجہ سنگل، راجہ روہت، راجہ ہنگل، راجہ سلوم، راجہ اودل، راجہ بھرگوپتی، راجہ چوم، راجہ ہیم آریہ، راجہ اکثر، راجہ کسمتی، راجہ کھڑک پتی، راجہ رکھل، راجہ شرم پتی، راجہ جے پتی، راجہ سوسرش، راجہ اجیسی، راجہ گوم، راجہ سنل، راجہ لاس پال، راجہ چدر پال، راجہ جے پال، راجہ اننت پال، راجہ سل اور راجہ کتمیر انتہائی نمایاں ہیں۔ سلیریہ قوم ایک باوقار اور بہادر قوم ہے۔ اس قوم کی بہادری کی وجہ سے زمانہ ہر دور میں اس کا معترف رہا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں سلیریہ قوم کے سپوتوں کی جرت اور فوجی خدمات سے انگریز بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ذیلداری سسٹم کے اجراء کے بعد پہلی ذیلداری بھی سلیریہ قوم کے افراد کو دی گئی۔ تاریخ میں ہاشم خان سلیریہ کی جرت کا ایک واقعہ ملتا ہے، جس کے مطابق افغانستان کی لڑائی میں انگریز لارڈ محاصرے کے دوران بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں ہاشم خان لارڈ کو کندھوں پر اٹھا کر وہاں سے نکال لاتا ہے اور اسے اس کے کیمپ میں پہنچا دیتا ہے۔ لارڈ نے مرنے سے قبل برطانوی حکومت کو ایک خط کے ذریعے سفارشات ارسال کی، جن کے نتیجے میں ہاشم خان کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ برطانوی حکومت نے احکامات جاری کیے کہ سیالکوٹ کا ہر میر حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے ہاشم خان سلیریہ کی قبر پر حاضری دے گا، اور انگریز دور حکومت میں اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا رہا۔ سلیریہ قوم کی بہت سی ذیلی گوتیں ہونے کے باوجود اس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے آپ کو سلیریہ ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ سلیریہ قوم کی اکثریت پاکستان میں سیالکوٹ، نارووال، لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی، گجرات، جہلم، سرگودا، ملتان، مظفر گڑھ، بنو، شکر گڑھ، پسرور، پٹھان کوٹ، لیا، فیصل آباد اور آزاد کشمیر میں آباد ہے، جبکہ ہندوستان میں جموں، رام گڑھ اور گرداسپور کے علاقے سلیریہ یا سالاریہ قوم کے مراکز ہیں۔ پاکستان میں ہر شعبے میں سلیریہ قوم سے تعلق رکھنے والے افراد نے شاندار اور تاریخی خدمات سر انجام دیں۔ ناظرین، تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اور اس میں اکثر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔